हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे और 45 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, जो कि आपके वीडियो एग्जाम के सिलेबस के अनुसार यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले वीडियो री एग्ज़ाम के लिए, और इसके अलावा भी कोई अन्य परीक्षा जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चंस आएंगे उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। दिया गया है श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर के अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना सारा दुख सारा शोक भूल करके करतल युगल यानी कि हथेलियां अपनी मलने लगे। तो यहाँ पे जो है कौन सा रस होना चाहिए? रौद्र, हास्य, अद्भुत या विभत्स। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है काव्य को पढ़ करके क्रोध का भाव आ रहा है। अर्जुन क्रोध से जलने लगे, तो यहाँ पे क्रोध का भाव है, इसलिए यहाँ पे रस हो जाएगा रौद्र रस। रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रौद्र रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास या हंसी। अद्भुत का क्या होता है? तो अद्भुत का जो है विस्मय, विस्मय या आश्चर्य। और विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। तो फिलहाल यहाँ पे रौद्र रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली में बताइए समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव या द्विगु समास या कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो अंशुमाली इसका समास विग्रह करेंगे तो अंशु का मतलब क्या होता है? अंशु मतलब होता है किरण। अंशु मतलब होता है किरण। तो किरण है माला जिसकी, किरण है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। तो यहाँ पे अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा समास होगा। यहाँ पे समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिसमें दोनों पद ना प्रधान होकर के एक अन्य पद की प्रधानता होती है, वहाँ पे क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। अब यहाँ पे अंशु माली, अंश मतलब किरण और माला है जिसकी अर्थात सूर्य। तो अंशु की और माली की दोनों की प्रधानता नहीं, बल्कि एक अलग पद सूर्य की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है वीरों ने देश के हेतु बलिदान दिया में कौन सा कारक है? ये वाक्य दिया गया है वीरों ने देश के हेतु बलिदान दिया। कारक बताना है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान या अपादान। तो कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को। करण कारक की क्या होती है? से या के द्वारा। संप्रदान कारक की क्या होती है? के लिए, के लिए या हेतु या निमित्त या के वास्ते। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा संप्रदान कारक, क्योंकि के हेतु। वीरों ने देश के हेतु या देश के लिए या निमित्त बलिदान दिया, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक की विभक्ति को भी होती है कभी कभी। को कब होती है? देने के अर्थ में। जब देने के अर्थ में को आता है लेकिन वापस ना लिया जाए, किसी को कोई चीज़ दान दी जाए लेकिन वापस ना ली जाए, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। और अगर ऐसे दिया जाए, उधार दिया जाए, तो वहाँ पे जो है अगर को आता है तो वहाँ पे कर्म कारक होगा। जैसे कि राम ने श्याम को कुछ पैसे उधार दिए, तो उधार दिया है तो वापस लेगा, तो इसलिए वहाँ पे कर्म कारक होगा। लेकिन अगर राजा ने गरीब को कंबल दिया, तो वहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक, क्योंकि वो दान में दे दिया है तो वापस तो लेगा नहीं। अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति होती है से, और अलग या दूर जाने के संबंध में, अलग या दूर जाने के संबंध में। तो यहाँ पे संप्रदान कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। तो अशोक के फूल, ये निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरिजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल या कुबेर नाथ राय। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, और इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में आप याद रख सकते हैं चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख, कल्पलता, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क। इसके अलावा सूर साहित्य, सूर साहित्य और कबीर। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं।
फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब दिया गया है चराचर शब्द से क्या अभिप्राय है। चराचर शब्द से क्या अभिप्राय है बताना है। तो चराचर ये चर और अचर से मिलकर के बना है। चर का मतलब होता है चेतन और अचर का मतलब होता है जड़। तो चराचर शब्द से क्या अभिप्राय है, जड़ और चेतन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द बताना है। दिया गया है ममता, शीतलता, जड़ता, तमाशा। तो ममता, ममता मेरी ममता होती है या मेरा ममता, मेरी ममता, तो ये जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। शीतलता, शीतलता समाप्त हो गई या समाप्त हो गया, शीतलता समाप्त हो गई, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। जड़ता, तो जड़ता उसकी जड़ता या उसका जड़ता, उसकी जड़ता होता है, या जड़ता समाप्त हो गई कह सकते हैं, तो यहाँ पे भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तमाशा, तमाशा होता है या तमाशा होती है, तमाशा होता है, तमाशा हो रहा है, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, तमाशा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है प्रेम की पीर का कवि किस कवि को कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि किस कवि को कहते हैं। दिया गया है मतीराम, घनानंद, पांडे बेचन शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन। तो प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है घनानंद को, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, घनानंद। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मतीराम की, तो मतीराम को कहा जाता है पुराने पथ के पथिक, पुराने पथ के पथिक। पांडे बेचन शर्मा इनको कहते हैं उग्र, इनका जो है टाइटल है क्या है, उग्र। शिवमंगल सिंह, तो इनका जो है टाइटल क्या हो जाता है, सुमन हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, घनानंद। फिर अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है काहू न लखा सो चरित विशेखा, जो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही, जय दिश नारद बैठे फूली, सो दिश तेह न बिलोकी भूली, पुन पुन मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हर जन मुस्काही। इन पंक्तियों में रस बताना है, रस बताना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, करुण, हास्य, वीर या रौद्र। तो दोस्तों यहाँ पे जो है काहू न लखा सो चरित विशेखा, यहाँ पे नारद का प्रसंग है, जब नारद स्वयंवर में जाते हैं और उनका जो चेहरा है वो बंदर जैसा हो गया है। तो काहू न लखा सो चरित विशेखा, किसी ने ऐसा चरित्र, ऐसा विशेष चरित्र जो है कभी देखा नहीं है। जो स्वरूप नृप कन्या देखा, जो स्वरूप उस राजा की कन्या ने देखा आज, ऐसा स्वरूप जो है किसी ने अभी तक देखा नहीं। मरकट बदन, बंदर का बदन है, भयंकर देही, भयंकर शरीर है, देखत हृदय क्रोध बाते ही, और उसको देख करके कन्या को क्या हो रहा है, क्रोध हो रहा है। जेहि दिश नारद बैठे फूली, जिस दिशा में नारद बैठे फूली मतलब गर्भ से फूले हुए बैठे हैं, सो दिश तेहि न विलोकी भूली, तो उस दिशा में जो कन्या है वो विलोकी मतलब देख रही है, भूली मतलब भूल करके भी, उस दिशा में तेहि न विलोकी भूली, उस दिशा में वो कन्या जो है भूल करके भी नहीं देख रही है। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, बार बार जो नारद मुनि हैं वो उकसहि उकसा रहे हैं और व्याकुल हो रहे हैं, देख दशा, और उनकी ये दशा देख करके हर जन मुस्काही, जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे कौन सा रस होना चाहिए, करुण, हास्य, वीर या रौद्र। तो यहाँ पे जो परिस्थिति बन रही, ये कैसी परिस्थिति बन रही, एक हंसी वाली परिस्थिति बन रही है। जो चित्रण किया गया है, जो दृश्य का चित्रण किया गया है यहाँ पे, वो हंसी वाला दृश्य है, तो यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रोध दिया गया है, लेकिन क्रोध यहाँ पे उस तरह का क्रोध नहीं है जैसे लड़ाई झगड़ा होता है किसी से तो क्रोध हो जाता है। तो यहाँ पे क्रोध यानी कि रौद्र रस नहीं होगा, यहाँ पे हास्य रस होगा, क्योंकि जो यहाँ पे चित्रण है, जो दृश्य है उसका जो चित्रण है उसमें हंसी जैसी स्थिति बन रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है लंका यात्रा का विवरण, यात्रा वृत्त के लेखक हैं। तो लंका यात्रा का विवरण, ये जो यात्रा वृत्तांत है इसके लेखक कौन है, ठाकुर गदाधर सिंह, गोपाल राय गहमरी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंका यात्रा का विवरण। ये जो रचना है यात्रा वृत्तांत है ये, और ये रचना है किसकी, गोपाल राय गहमरी की। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, गोपाल राय गहमरी। फिर दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण यहाँ पे जो है दिया गया है। ये जगण मतलब एक लघु फिर गुरु फिर लघु, इस तरह से होता है। वो छंद कौन सा होता है, मालिनी, बरवे,
रोला, इंद्रवज्रा। तो यहाँ पर दिया गया है प्रथम और तृतीय चरण यानी कि विषम चरण। विषम चरण जो है प्रथम और तृतीय, इसमें जो है 12-12 मात्राएं होती हैं, 12-12 मात्राएं। और जो सम चरण है यानी कि दूसरा चरण और चौथा चरण, इसमें जो है 7-7 मात्राएं हैं। तो ऐसा कौन सा छंद होता है? तो विषम चरण में 12-12 मात्राएं और सम चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं बरवे में। बरवे जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और जो सम चरण होता है, सम चरण के अंत में जगड़ आता है। जगड़ में जो है क्या होता है? लघु, गुरु, लघु, इस तरह से आता है। जैसे कि आ सकता है उपाय, तो यहाँ पे लघु हो गया, फिर गुरु और यहाँ पे लघु। ठीक है, तो वो छंद क्या होता है? बरवे होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया बताना है किस वाक्य में है। तो अकर्मक क्रिया किसमें है? रजनी ने गीत गाया। तो यहाँ पे क्या या किसे लगा करके हम चेक कर सकते हैं। रजनी ने गीत गाया, क्रिया से पहले लगाएंगे क्या या किसे। रजनी ने क्या गाया? तो गीत गाया। यहाँ पे उत्तर मिल रहा है, तो यानी कि ये सकर्मक क्रिया है। और मोहन पानी पी रहा है, मोहन क्या पी रहा है? पानी पी रहा है, तो ये भी सकर्मक हो जाएगी। हम सिनेमा देखते हैं, हम क्या देखते हैं? सिनेमा देखते हैं, ये भी सकर्मक हो जाएगी। लड़का जाता है, लड़का क्या जाता है या लड़का किसे जाता है? तो यहाँ पे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यही जो है इसका राइट आंसर है, लड़का जाता है। इसमें क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या किसी एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को कहते हैं। तो जब शासन की तरफ से किसी व्यक्ति को कोई पत्र भेजा जाता है या किसी एक विभाग से दूसरे विभाग को पत्र भेजा जाता है, तो उसको बोलते हैं शासकीय पत्र या सरकारी पत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरकारी पत्र। बाकी निजी पत्र जो रिश्तेदारों के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में भेजे जाते हैं, उनको बोलते हैं निजी पत्र। परिपत्र क्या होता है? परिपत्र कहते हैं सर्कुलर को। जैसे कोई ऑफिस है या कोई विभाग है, उसके सभी कर्मचारियों को कोई सूचना देनी है, तो सभी कर्मचारियों को जो सूचना की कॉपियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। सर्कुलर या परिपत्र बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, सरकारी पत्र। बाकी प्रार्थना पत्र आप सभी को पता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित में से क्रिया बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो कि क्रिया से नहीं बनी है? तो कमाना से हो गया कमाई, ये क्रिया से बनी है। लड़ना से लड़ाई हो जाता है, ये भी क्रिया से बनी है। पढ़ना से पढ़ाई हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि राइट आंसर होगा। भला से बनता है भलाई। भला क्या है? भला है विशेषण। तो यहाँ पे जो भलाई भाववाचक संज्ञा है, ये किससे बनी है? विशेषण से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, भलाई। विशेषण का प्रयोग निम्न में से किसके बिना नहीं हो सकता? एक है विराम चिन्ह, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या व्यय। तो विशेषण की परिभाषा ही क्या होती है? विशेषण जो है उस शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के साथ आएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा, तो इसके बिना जो है इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, संज्ञा या सर्वनाम। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सममात्रिक छंद है? सममात्रिक छंद बताना है कौन है इसमें। दोहा, छप्पे, बरवे, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम मात्रिक छंदों की बात करते हैं तो मात्रिक छंद जो है 3 तरह के होते हैं। एक जो है सममात्रिक। तो सममात्रिक में जो है सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो चौपाई आ जाएगा, रोला आ जाएगा, और गीतिका, गीतिका और हरि गीतिका, हरि गीतिका। और इसके बाद जो है अर्धसममात्रिक, अर्धसममात्रिक। तो इसमें सभी चरणों में समान मात्राएं नहीं होती हैं। इसमें जो सम चरण होते हैं उसमें समान समान मात्राएं होंगी और विषम चरण में समान समान मात्राएं। लेकिन सम विषम में देखा जाए तो उसमें जो है अलग अलग। जैसे कि पहले और तीसरे में जो है समान मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे में समान मात्राएं होंगी। जैसे कि दोहा होता है, पहले तीसरे में जो है 13-13 मात्राएं होती, दूसरे चौथे में 11-11। तो दोहा हो जाता है आपका, और सोरठा हो जाता है, दोहा, सोरठा। और इसके अलावा जो है बरवे, बरवे और उल्लाला, ये सब जो है क्या हो जाते हैं? ये सब हो जाते हैं अर्धसममात्रिक। और विषम मात्रिक, तो इसमें जो है किसी भी चरण में समान मात्रा नहीं होती है। इसमें 6 चरण होते हैं और सभी चरणों में समान मात्राएं नहीं होती हैं, तो उनको बोलते हैं विषम मात्रिक। और इसमें जो है आपका आ जाता है एक तो कुंडलिया और एक आ जाएगा छप्पे।
तो यहाँ पे कौन सममात्रिक छंद है, सममात्रिक बताना है। तो दोहा, दोहा होता है कैसा, अर्ध सममात्रिक। चप्पय होता है विषम मात्रिक, और बरवे होता है ये भी अर्ध सममात्रिक होता है। तो सममात्रिक इसमें कोई नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है, दिया है खिली हुई हवा फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो खिली हुई हवा फिरकी सी आई, तो जहाँ पे सा सी से सा या सी या सम या सदृश या समान, ये सब शब्द जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा। इसमें जो है तुलना की जाती है उपमेय की उपमान से। तो खिली हुई हवा फिरकी सी आई, खिली हुई हवा की तुलना किससे की जा रही है, फिरकी सी, फिरकी से तुलना की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे उपमा हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम तीनों कुंती के पुत्र थे, वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये जो विराम चिन्ह दिया गया है ये कौन सा विराम चिन्ह है, अर्ध विराम है या हंसपद या अल्प विराम या लगाव। तो अर्ध विराम जो है इस तरह से होता है, और हंसपद जो है ऐसे होता है जब कोई अक्षर छूट जाता है, इसको त्रुटि बोधक भी कहते हैं, तो वहाँ पे हंसपद लगाते हैं। अल्प विराम जो है ये होता है। तो यहाँ युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम तीनों कुंती के पुत्र थे, ये है अल्प विराम। ये दोनों क्या है, अल्प विराम। जहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा रुकना पड़ता है वहाँ पे अल्प विराम लगता है। अर्ध विराम में जो है अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ता है, और पूर्ण विराम में एकदम से रुक जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अल्प विराम हो जाएगा। लाघव चिन्ह क्या होता है, तो लाघव चिन्ह इस तरह से होता है, जैसे डॉक्टर लिखना है तो हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं डॉक्टर या इंजीनियर ऐसे, तो ये हो जाता है लाघव चिन्ह। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है। दिया गया है फूल नहीं रंग बोलते हैं, और इसके रचनाकार दिए गए हैं केदारनाथ अग्रवाल, तो ये सही दिया गया है। उस जनपद का कवि हूँ, और इसके रचनाकार हैं त्रिलोचन शास्त्री, ये भी सही है। दिए गए सीढ़ियों पर धूप में, और इसके रचनाकार दिए गए शमशेर बहादुर सिंह, तो यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह गलत हो जाएगा। सीढ़ियों पर धूप में इसके रचनाकार हैं रघुवीर सहाय, कौन है, रघुवीर सहाय, तो यही इसका राइट आंसर जाएगा। बाकी संसद से सड़क तक, तो ये जो है रचना किसकी है, सुदामा पांडे धूमिल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यद्यपि में कौन सी संधि है। तो यद्यपि में संधि बताना है कौन सी होगी, विसर्ग, व्यंजन या दीर्घ। तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यदि धन अपि हो जाता है यद्यपि। तो यहाँ पे छोटी ई है और इधर है आ, और ई और आ मिलकर के बन गया या। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, यण संधि यहाँ पे हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यण संधि में क्या होता है, इसमें या तो छोटी ई का मेल होगा, छोटी ई या बड़ी ई का मेल होगा, या छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल होगा, या री का मेल होगा। किससे, किसी भी स्वर से, किसी अन्य स्वर से, अन्य स्वर से, तो बन जाएगा या। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यदि धन अपि, तो ई और आ का मेल हुआ तो या बन गया। यदि धन अपि, तो या से अगर स्वर हटेगा तो बचेगा आधा दा, और छोटी ई और आ मिल करके बन जाएगा या, और फिर पी। तो यद्यपि इस तरह से भी लिख सकते हैं, या जो है इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह से एक छोटा वो बड़ा वो वाला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि धातु, धातु धन इक, तो यहाँ पे क्या है, छोटा वो और इधर है ई, वो और ई मिल करके क्या बन जाएगा, वाह बनेगा। लेकिन यहाँ पे छोटी ई है तो ई की मात्रा बन लग जाएगी, ओ और ई मिलकर के क्या बनेगा, वी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा आ था, कोई मात्रा नहीं लगी, यहाँ पे ई है तो मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ पे जो स्वर होगा उसकी मात्रा लग जाएगी। तो धातु धन इक क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे ता से ऊ हटा तो आधा ता बचेगा, और ऊ और ई मिलकर के क्या बन जाएगा, वी। तो धात्विक, ये जो है धातु धन इक क्या बन जाएगा, धात्विक। और री वाला देखते हैं, तो इसका जो है पितृ धन आज्ञा, तो यहाँ पे री और यहाँ पे आ, तो क्या बन जाएगा, रा, पित्राज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ता से स्वर हटेगा तो आधा ता बन जाएगा, और रा लगाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा पित्राज्ञा। तो फिलहाल यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे यण संधि है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
दिया गया है वक्र शब्द का सही विलोम क्या है। वक्र का विलोम बताना है। तिरछा, तो वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा, तो तिरछा तो इसका समानार्थी हो जाएगा। क्षुद्र मतलब छोटा होता है, क्षुद्र का क्या हो जाएगा, महान। ऋजु, ऋजु मतलब होता है सीधा, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चक्र, चक्र यहाँ पे नहीं होगा। तो वक्र का विलोम क्या हो जाएगा, ऋजु। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होगा, इसका सही अर्थ बताना है। दिया गया किसी का अपराध दूसरे पर मरना नहीं होगा, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं। तो यही जो इसका राइट आंसर होगा। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, तो कठिन काम शुरू करने से पहले करने पर कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं, बिल्कुल राइट आंसर देगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब दिया गया है सिलीमुख निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है। सिलीमुख किसका पर्यायवाची नहीं है, दिया गया है सर, वरण, अनी, बाण। तो सिलीमुख मतलब क्या होता है, सिलीमुख जो है तीर का पर्यायवाची होता है, और सर भी तीर का पर्यायवाची होता है, अनी भी होता है, बाण भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वरण। वरण, वरण मतलब क्या होता है, वर्ण करना मतलब चुनाव करना, चुनाव या चयन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बालू की भीत मुहावरे का अर्थ है रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु या निस्सार वस्तु या एक मजबूत दीवार। तो बालू की भीत, इसका अर्थ हो जाएगा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। भीत मतलब क्या होता है, दीवार, बालू की दीवार, जरा सा हाथ लगाएंगे वो जो है नष्ट हो जाएगी। तो बालू की भीत क्या होती है, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु के लिए जो है हम क्या कहते हैं, बालू की भीत। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखा है गाड़ी आ रही थी, उपरोक्त वाक्य में काल का भेद है। गाड़ी आ रही थी, कौन सा काल हो जाएगा, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत या संदिग्ध भूत। तो भूतकाल जो है इसके 6 भेद होते हैं। एक तो आपका हो जाता है सामान्य भूत, सामान्य भूत जिसमें जो है सामान्य बात होती है भूतकाल में कोई, जिसमें जो है ता था या ती थी या ते थे जैसे शब्द आते हैं, या आया गया पढ़ा लिखा ऐसे शब्द आते हैं, जैसे कि राम स्कूल जाता था या राम स्कूल गया, ये सब आ जाएंगे सामान्य भूत में। पूर्ण भूत में तो भूतकाल में जब कोई घटना पूरी हो चुकी होती है उसके लिए जो है पूर्ण भूत, जैसे कि राम खाना खा चुका था। आसन्न भूत, तो भूतकाल में अभी अभी जो काम हुआ हो, जैसे कि राम ने खाना खा लिया है तो इससे लग रहा है कि अभी अभी खाने खा के खत्म किया है, तो ये हो जाएगा आसन्न भूत में। अपूर्ण भूत, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत का मतलब जिसमें अभी काम भूतकाल में हो रहा था लेकिन पूरा नहीं हुआ, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब शब्द आ जाएंगे। तो गाड़ी आ रही थी, आ रही थी, अभी आने का काम खत्म नहीं हुआ था, आ ही रही थी, तो इसलिए अपूर्ण भूत हो जाएगा यहाँ पे। संदिग्ध भूत में क्या होता है, तो संदिग्ध भूत में संदेह होता है भूतकाल में किसी काम के होने में, जैसे कि राम ने खाना खाया होगा, तो अभी कंफर्म नहीं है यहाँ पे कि खाया होगा कि नहीं होगा, तो संदिग्ध भूत हो जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावा एक जो है बच जाता है हेतु हेतु मद भूत, हेतु हेतु मद भूत। तो इसमें जो है इस तरह के वाक्य आते हैं, जैसे कि अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम सफल हो जाते। इसमें कोई काम होना होता है लेकिन वो किसी कारण से नहीं हो पाता है, अगर तुम पढ़े होते तो सफल हो जाते। ठीक है, इस तरह के वाक्य आएंगे इसमें। तो यहाँ पे फिलहाल अपूर्ण भूत इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। जगह पेट्रोल, तो पेट्रोल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक। अहंकार, ये जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ग्रंथ, ग्रंथ जातिवाचक हो जाएगी। नव भारत टाइम्स, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष वस्तु का नाम होता है, किसी वस्तु का विशेष नाम या किसी व्यक्ति का विशेष नाम जो होता है, या किसी स्थान का विशेष नाम जो होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो यहाँ पे नवभारत टाइम्स जो है एक विशेष अखबार का नाम है, तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार है। दिया गया श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा या रूपक, कौन सा अलंकार होगा। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, यहाँ पे हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान ही कह दिया जाता है, वहाँ पे रूपक होता है, इसमें तुलना नहीं की जाती उपमेय की उपमान से, बल्कि उपमेय को उपमान ही बोल दिया जाता है। मुख रूपी चांद, अब यहाँ पे मुख रूपी चांद, मुख को ही चांद कह दिया गया, मतलब मुख के जैसा नहीं बताया जा रहा है बल्कि मुख का रूप ही चांद है, तो इसलिए जो है यहाँ पे रूपक हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं,
अब दिया गया है किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, कौन से ऑप्शन में अंतस्थ व्यंजन है। दिया गया है दा धा, दा धा, ये तावर्ग के हैं तो तावर्ग जो है दंत होता है, ये हो जाएंगे दंत। और डा ढा तो ये टावर्ग के व्यंजन हो जाएंगे, टावर्ग होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य हो जाएगा। गा घा तो का खा गा घा, का वर्ग जो है कौन सा होता है, कंठ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, या वा। तो अंतस्थ व्यंजन आपको पता है कि या और रा और ला और वा, ये जो है हो जाते हैं अंतस्थ। और या वा जो है अर्धस्वर भी होते हैं, अर्धस्वर भी कहे जाते हैं या और वा, या और वा अर्धस्वर भी हो जाते हैं। रा की बात करते हैं तो रा जो है लुंठित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं रा को। और ला को जो है पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक। तो फिलहाल यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है वो अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली, वाक्य है, मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो वो अपराधी था उसे सजा मिली, ये दो सरल वाक्य हैं, इनको जोड़ा गया है एक योजक शब्द से, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो सरल वाक्यों को किसी योजक शब्द से जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य यहाँ पे हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा, मुझने 1 रुपये का सामान खरीदा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मैं 1 रुपये का सामान खरीदा, तो ये भी नहीं होगा। मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मैंने 1 रुपये, रा पे छोटा ओ की मात्रा होती है, तो ये जो केवल ऐसे लिखा रहता है ये छोटा ओ की मात्रा होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे रुपये में बड़ा ओ की मात्रा है, जब गुंडी लगा करके ऐसे बनाया जाएगा इस तरह से, तो ये बड़ा ओ की मात्रा होती है, तो रुपये हो जाएगा। ये तो इस तरह से लिखेंगे तो रुपये हो जाएगा, बल्कि क्या होता है रुपये, तो ये रुपये सही है, ये गलत है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है। ये गए पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास, पद्मावत, रामचरितमानस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। इसको किसने लिखा था, तो चंदर बर्राई ने लिखा था इसको, पृथ्वीराज रासो, जिसको हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास की बात करते हैं तो इसको किसने लिखा था, इसको लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो इन्होंने इसको लिखा था। और इसको क्या माना जाता है, तो प्रिय प्रवास इसको माना जाता है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। इसका खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य हो जाएगा ये। और पद्मावत की बात करते हैं तो पद्मावत इसको किसने लिखा था, तो इसको लिखा था जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी। और इसको जो है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है। क्या माना जाता है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। तो फिलहाल यहाँ पे पृथ्वीराज रासो इसका राइट आंसर है। बाकी जो है रामचरितमानस, ये जो है तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है पर्वतीय में कौन सा विशेषण है। तो पर्वतीय यहाँ पे कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम आते हैं, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण तो होगा नहीं। परिमाणवाचक विशेषण जो मात्रा का बोध कराते हैं, तो ये मात्रा का तो बोध करा नहीं रहा है, ये भी नहीं होगा। संख्यावाचक जो संख्या का बोध कराते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसके अलावा जो बचते हैं वो सभी हो जाते हैं गुणवाचक में। तो पर्वतीय जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद हैं। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा, अर्थ के आधार पर, तो आप 4 बताएंगे। 4 कौन कौन से, तो 4 जो है, एक हो जाता है स्थानवाचक, एक जो है कालवाचक, और एक जो है रीतुवाचक, और एक जो है परिमाणवाचक। लेकिन अगर रूप के आधार पर पूछा जाएगा तो 3 बताएंगे। और 3 कौन कौन से होते हैं, एक जो है मूल, और एक जो है यौगिक, और एक जो है स्थानीय। तो यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो सर्वनाम के जो है कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? तो एक तो आपका हो जाता है पुरुषवाचक, एक जो है पुरुषवाचक हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाता है, निजवाचक हो जाता है, और एक जो है यहाँ पे संबंधवाचक दिए गए हैं, निश्चयवाचक होता है और प्रश्नवाचक होता है, और एक जो है अनिश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक। तो ये जो है 6 भेद होते हैं: प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक और अनिश्चयवाचक। गुणवाचक जो है विशेषण होता है, सर्वनाम नहीं होता। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और बंद कंठ को खोल करके झटके से बाहर निकलती है, उस व्यंजन को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा यानी मुख का द्वार खुला रहता है और बंद कंठ को खोल करके ध्वनि झटके से बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं काकल्य। तो ऑप्शन बी काकल्य हो जाएगा। काकल्य में जो है कौन सा व्यंजन आ जाता है? हा। तो हा बोलेंगे तो जो है ध्वनि क्या होगी? बंद कंठ को खोल करके झटके से बाहर निकलेगी और मुख आपका क्या होगा? मुख द्वार खुला रहेगा। तो हा जो है हो जाता है काकल्य। बाकी इसके अलावा साघोष, सघोष या इनको घोष भी कहते हैं। सघोष या घोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो किसी वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा सारे स्वर, सभी स्वर हो जाते हैं। और इसके अलावा द्विगुण, द्विगुण व्यंजन यानी कि जो ड़ा और ढा जिनको उत्क्षिप्त भी कहते हैं वो भी हो जाएंगे, और हा, ये सभी हो जाते हैं सघोष। और इसके अलावा जो है अंतस्थ भी, अंतस्थ यानी कि या, रा, लावा। बाकी महाप्राण कौन से होते हैं? तो महाप्राण जो है किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो सम होते हैं, सम स्थान पे जो वर्ण होते हैं वो हो जाते हैं महाप्राण। और इसके अलावा जो ऊष् व्यंजन होते हैं, और ऊष् व्यंजन यानी कि तीनों सा और हा। लुंठित, तो लुंठित जो है एक ही होता है, रा, या इसको प्रकंपित भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है, काकल्य। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें जो है तत्सम कौन सा शब्द है? आम, तो आम तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? आम्र होता है। जिह्वा, जिह्वा हो जाएगा तत्सम, इसका जो है तद्भव क्या होता है? जीव होता है। तो जिह्वा यहाँ पे तत्सम है। बाकी दूध, तो दूध जो है तद्भव, इसका तत्सम क्या होता है? दुग्ध। ओझा, तो ओझा भी होता है तद्भव, इसका तत्सम क्या होता है? उपाध्याय। तो यहाँ पे जो है जिह्वा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, कालिया में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कालिया में प्रत्यय कौन सा है? इया या लिया या आ या। तो कालिया में जो है प्रत्यय क्या है? काल में इया लगाते हैं तो बन जाता है कालिया, या प्रत्यय है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950, या 15 अगस्त 1947, या 14 सितंबर 1949। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा, 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंदी में उपन्यास सम्राट किसको कहा गया है? उपन्यास सम्राट किसको कहा गया है? यशपाल को, या शरद चंद्र को, या प्रेमचंद को, या भगवती चरण शर्मा। तो ऑप्शन सी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा गया है। इनके उपन्यास कौन से हो जाते हैं? तो गोदान, गबन, गोदान, गबन, सेवा सदन, सेवा सदन, रंगभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, ये सब जो है इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हो जाते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द नहीं है। कौन सा शब्द जो है बहुवचन नहीं है? एक है दर्शन, प्राण, आंसू, पानी। तो दोस्तों यहाँ पे दर्शन, प्राण और आंसू, ये जो है ये शब्द जो है सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। और इसके अलावा हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हो गया, दाम हो गया, होश हो गया, होश, या इसके अलावा भाग्य, और अक्षत, अक्षत हो जाएगा, होठ हो जाएगा, और समाचार। तो ये सब जो है कुछ शब्द हैं जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और पानी जो है ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। तो पानी आपका हो जाता है एक वचन में हमेशा प्रयोग होता है। इसके अलावा वर्षा भी हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। और इसके अलावा जो है जनता, जनता, सामग्री, सामग्री,
और सोना चांदी। तो ये सब जो है कुछ शब्द हो जाते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक? आप भला तो जग भला, यानी कि आप खुद अगर भले हैं तो पूरी दुनिया भली है। तो यहाँ पे आप जो है ये स्वयं के लिए आया है, स्वयं या खुद के लिए। तो जब खुद के लिए या स्वयं के लिए आप आता है तो वहाँ पे होता है निजवाचक सर्वनाम। अगर दूसरे के लिए आप आता है तो वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और कौन सा पुरुषवाचक? तो वहाँ पे जो है मध्यम पुरुषवाचक होता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है आप आया है खुद के लिए। आप खुद भले हैं तो पूरी दुनिया भली है, तो यहाँ पे निजवाचक हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए दोपहर का समय के लिए एक शब्द है। तो दोपहर का समय, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपराह्न या पूर्वाह्न या अधपहर या मध्याह्न? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मध्याह्न। मध्याह्न मतलब दोपहर का समय। अपराह्न होता है दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का जो समय होता है वो होता है अपराह्न। पूर्वाह्न मतलब दोपहर तक का समय। दोपहर तक का समय। तो यहाँ पे जो है मध्याह्न इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब दिए गए हैं, मोहन शीघ्रता से चला गया वाक्य में अव्यय है। तो यहाँ पे शीघ्रता ये जो है अव्यय है, और ये कौन सा अव्यय है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, या कालवाचक, या स्थानवाचक? तो यहाँ पे शीघ्रता से ये तरीके का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे रीतिवाचक मतलब तरीके का बोध कराता है। ऐसा क्रिया विशेषण जो किसी काम के होने के तरीके का बोध कराता है वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बाकी परिमाणवाचक जो है मात्रा का बोध कराता है, कालवाचक समय का, और स्थानवाचक स्थान का। तो यहाँ पे रीतिवाचक बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द बताना है कौन सा है? ये है विरहिणी, भागीरथी, ज्योत्सना, सांकृत्यायन। तो विरहिणी ये जो है बिल्कुल सही है। इस तरह से देता है एग्जाम में तो वो गलत होता है। भागीरथी भी सही है। और यहाँ पे देखा है ज्योत्सना। तो ज्योत्सना जो है ये अशुद्ध है। ज्योत्सना में आधा ता होता है और सा भी आधा ही होता है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा ज्योत्सना, आधा ता और आधा सा। तो यही जो इसका राइट आंसर है। बाकी सांकृत्यायन ये भी सही लिखा हुआ है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 11, 10, 13 या 3। तो दोस्तों अगर स्वरों की संख्या, कुल संख्या पूछा जाएगा तो कुल संख्या आप बताएंगे कितनी? 11। लेकिन उच्चारण के आधार पर अगर स्वरों की संख्या पूछा जाए तो 10। री को इसमें नहीं लिया जाता। उच्चारण के आधार पर री को स्वर में नहीं माना जाता। तो उच्चारण के आधार पर स्वर जो है कितने होते हैं? 10 होते हैं। और कुल संख्या जो है कितनी होती है? 11। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और ये जो है अब आपका आखिरी क्वेश्चन है। दिया गया है सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? सत्याग्रह, इसका समास विग्रह क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह, के लिए आग्रह। तो यहाँ पे कारक की विभक्ति आ गई, और कारक की विभक्ति जिस समास विग्रह में आएगी वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कौन सा तत्पुरुष होगा? तो जिस कारक की विभक्ति आएगी वही जो है तत्पुरुष हो जाएगा। तो सत्य के लिए जो है संप्रदान कारक की विभक्ति होती है, तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।